everyone. Now we are going to start our next topic. That's the process of the replication of DNA. But before to the replication of DNA, हम बात करेंगे मैसेल्सन एंड एस्टॉल्स का एक्सपेरिमेंट जो कि उन्होंने परफॉर्म किया था प्रूफ करने के लिए प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन होता कैसे है डीएनए का. वी आर वेरी वेल नोन अबाउट दैट. In the living world, the process of the replication of DNA, that is the one of the most important phenomena. जो भी प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो कॉन्टिन्यूटी है लाइफ की, जो भी ग्रोथ है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होना, उसके लिए रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए मस्ट है. अगर प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए न हो तो फिर कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, कॉन्टिन्यूएशन नहीं होगा. जीवन की जो निरंतरता बनी हुई है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी. वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एंड इंपॉर्टेंट लाइफ फेनोमेना. क्या अजीब बात नहीं है कि जो डीएनए मटेरियल, जो क्रोमोजोम्स एक सेल में हैं और जो सेल डिवाइड हो रहा है तो दो सेल्स अगर बनते हैं, प्रोसेस ऑफ माइटोसिस हो रहा है, तो प्रोसेस ऑफ माइटोसिस में वो क्रोमोजोम का अमाउंट, डीएनए का अमाउंट दोनों में उतना ही होता है जितना कि पेरेंट सेल में है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो क्या होता है कि अगर 46 क्रोमोजोम्स हैं, ये 46 क्रोमोजोम्स पेयर कंडीशन में होते हैं, 23 पेयर्स, और अगर ये 23 पेयर्स क्रोमोजोम्स हैं एक डिप्लॉयड सेल में, तो ये डिप्लॉयड सेल जब डिवाइड होगा और दो नई डॉटर सेल्स बनेंगी प्रोसेस ऑफ माइटोसिस में, तो इनमें भी 23 पेयर क्रोमोजोम होगा, 23 पेयर क्रोमोजोम होगा. यही सेल, कोई एक डिप्लॉयड सेल जो रिप्रोडक्टिव सेल है, मियोसिस होता है, तो मियोसिस में 4 सेल्स बन जाएंगी. एक 3 बन गई, 4 बन गई, और सब में 23 क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं. तो ये सारा जो मिरेकल है नेचर का, वो प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन के थ्रू एक्सप्रेस होता है. और इस प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए को हम डिस्कस करें उसके पहले हम डिफरेंट मॉडल्स की बात करते हैं. बेसिकली 3 मॉडल्स की बात होती है. दैट्स द इन द रेफरेंस ऑफ द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए. क्या मॉडल्स हैं इनकी हम बात करते हैं. ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है लोगों के, लेकिन इन सब में फाइनली जो मेथड अभी तक एग्जिस्ट की और जिसको साइंटिफिकली प्रूफ किया गया, दैट वाज द मेथड ऑफ द सेमी कंजर्वेटिव और मेथड ऑफ द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए. मॉडल्स है, मॉडल्स की बात अगर करें तो मॉडल्स ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए के लिए बेसिकली 3 टाइप के मॉडल्स प्रपोज किए गए, और ये तीनों मॉडल्स में अलग अलग मेथड दिया गया कि जिससे कि रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है. ये कौन कौन से मॉडल्स थे. पहला मॉडल था डिस्पर्सिव मेथड. ये कहता है डिस्पर्सिव मेथड. ये मेथड के अकॉर्डिंग अगर एक डीएनए का सेगमेंट है, ये डीएनए का सेगमेंट है, तो ये सेगमेंट टुकड़ों में टूट जाएगा. ये टुकड़े कुछ इस तरह के होंगे कि
यहां से टूट गया, मानते हैं यहां से एक टुकड़ा टूट गया, ये टुकड़ा टूट गया, ये टुकड़ा टूट गया। तो ये जब टुकड़े टूटे तो एक टुकड़ा इस साइड में आ जाएगा, ये यहां आ गया, ये पोर्शन इसका यहां आ गया, ये पोर्शन आ गया, और ये लास्ट का पोर्शन यहां आया। और इसके साथ जो टेम्पलेट तैयार हुआ वो नया टेम्पलेट कुछ इस तरह का, दूसरा टेम्पलेट यहां आ गया। ये मेथड डीएनए का रिप्लिकेशन का बहुत पुराना रहा, कुछ इस तरह इतने सेगमेंट्स ये नए आ गए दूसरी जगह से, बट इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया जा सका, कोई इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मिला। इस तरह से ये डिस्कार्डेड हो गया, इस मेथड को रिफ्यूज कर दिया गया। सेम टाइम एक दूसरा कॉन्सेप्ट आया, वो कॉन्सेप्ट कहता है दूसरा, दैट इज द कंजर्वेटिव मेथड। कंजर्वेटिव और यू कैन से दैट, एक और टर्म कर सकते, कंजर्वेशन मेथड ऑफ रिप्लिकेशन। ये क्या बताता है कि ये सेगमेंट अगर है, डीएनए का एक सेगमेंट है, तो उस सेगमेंट के साथ एक दूसरा सेगमेंट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा, बन जाएगा। बिल्कुल ये एज इट इज पड़ा रह गया, कंजर्व है, और इसके साथ एक दूसरा इसका रिप्लिका तैयार हो गया बिना किसी स्पेशल एफर्ट के, बिना इसके डिस्टरबेंस के। ये भी बात समझ में नहीं आई। एक तीसरा मॉडल जो आया, तीसरा मॉडल दैट इज द थर्ड, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ इस सेमी कंजर्वेटिव मेथड के बारे में वाटसन एंड क्रिक ने ही 1953 में, जस्ट आफ्टर द प्रपोजल ऑफ द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल मॉडल डीएनए का प्रपोज किया, और उसके तुरंत बाद ही उन्होंने ये प्रिडिक्ट कर दिया कि शायद रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो होगा कुछ इस पैटर्न पर होगा, जिस पैटर्न का नाम दिया गया सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। और यही सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया मेसेल्सन और एस्टॉल। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि दैट्स द मेसेल्सन एंड एस्टॉल एक्सपेरिमेंट के नाम से कॉमनली हम जानते हैं। दो बायोलॉजिस्ट हुए, मैथ्यू मैथ्यू मेसेल्सन and Franklin Astol। इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1958 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और ये प्रूफ किया कि द मेथड ऑफ सेमी कंजर्वेशन और सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ द replication of DNA is the proper method by which the replication of DNA takes place। इन्होंने ये प्रूफ किया कि सेमी कंजर्वेटिव पैटर्न ही रिप्लिकेशन का है
और ये सेमी कंजर्वेटिव पैटर्न ऑफ द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए फॉरकास्ट कर दिया था वाटसन एंड क्रिक ने, और एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन। मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन एस्टॉल ने जो मॉडल दिया, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, मॉडल नहीं दिया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया कि प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन जो होगा वो कैसे होगा, तो बाय द पैटर्न ऑफ द सेमी कंजर्वेटिव पैटर्न से होगा। ये होगा कैसे, ये सेमी कंजर्वेटिव पैटर्न ऑफ डीएनए कुछ इस तरह से परफॉर्म होगा कि एक्सिस्टिंग डीएनए that should be performed, that should be exist as the template। ये दोनों टेम्पलेट दो अलग अलग हो जाएंगे, ये दोनों स्ट्रैंड्स डीएनए के अलग हो जाएंगे एक दूसरे से, और उसके साथ जो दूसरा, सपोज दैट ये टेम्पलेट इधर आ जा रहा है, ये यहां आ गया, ये इधर आ गया, दो टेम्पलेट्स हो गए, और इनके साथ एक नया पॉलीपेप्टाइड चेन एसोसिएट हो जा रहा है, और ये दूसरा जो नया पॉलीपेप्टाइड चेन एसोसिएट होगा इस एग्जिस्टिंग डीएनए सेगमेंट्स के साथ एसोसिएट हो रहा है। इसमें से दोनों स्ट्रैंड्स अलग हुए और दोनों स्ट्रैंड्स यहां टेम्पलेट का रोल परफॉर्म कर रहे हैं, और ये इसके साथ एक नया पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ गया और डीएनए बन गया। इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा के मेसेल्सन और एस्टॉल ने प्रूफ किया। इसके लिए एस्चेरिचिया कोलाई का यूज किया। एस्चेरिचिया कोलाई पे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया। उसके लिए एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरियम को, एक बैक्टीरिया है, इसको हमें याद रखना है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी पूरी एस्चेरिचिया कोलाई के इर्द गिर्द ही चलती है। जो भी बायोटेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ शुरुआती फेज में या आज भी जो काम हो रहे हैं, बहुत ज्यादा वर्क एस्चेरिचिया कोलाई के साथ ही हुआ है, तो इसको हमें याद रखना है। ओके, तो किया क्या उन्होंने कि इससे दो मीडियम तैयार किए। पहले उन्होंने सोडियम क्लोराइड का एक मीडियम बनाया और वो सोडियम क्लोराइड के मीडियम में नाइट्रोजन के हैवी आइसोटोप का यूज किया। वो हैवी आइसोटोप कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं था, लेकिन वो हैवी था, उसमें उन्होंने लिया NH4Cl, और इस NH4Cl के 15 N15 नाइट्रोजन 15 का यूज किया। दैट इज इन कंपेरिजन ऑफ द NH4Cl N14 से ये है, तो इस आइसोटोप का यूज किया और इस आइसोटोप के मीडियम में बैक्टीरिया को ग्रो कराया। किसको ग्रो कराया? एस्चेरिचिया कोलाई को इस मीडियम में ग्रो कराया, और इस मीडियम में जब एस्चेरिचिया कोलाई ग्रो हुए तो इनको निकालकर ऑब्जर्व किया। अप्रोक्सीमेट टाइम जो दिया 20 मिनट्स का टाइम है। एस्चेरिचिया कोलाई के रेप्लिकेशन का अप्रोक्सीमेट टाइम 18 to 20 मिनट्स, इसको नोट कर लो, 18 to 20 मिनट्स। बट 20 मिनट्स टाइम स्टैंडर्ड टाइम हम कंसीडर करते हैं। तो इस 20 मिनट टाइम्स में इसमें एस्चेरिचिया कोलाई ग्रो हुई, एक जनरेशन उसकी तैयार हुई, तो उसके डीएनए निकाल लिए गए। तो सपोज कर लिया कि वो डीएनए यही है, ये N15 वाले हैवी नाइट्रोजन वाले डीएनए ये हैं। एक कंडीशन मिली
ओके, फिर इस बैक्टीरियम को, इन सारे बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर दिया दूसरे मीडियम में, जहां की N14 का यूज किया गया। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में, इन फर्स्ट स्टेप N15 था। सेकेंड स्टेप में जितने भी ये N15 में बैक्टीरियम तैयार हुए, उनको ट्रांसफर कर दिया गया किस मीडियम में? N14 वाले मीडियम में। ओके, और उसके बाद जब उनके डीएनए को सेग्रीगेट करके उसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया, तो कंडीशन कुछ इसी तरह की मिली कि 50% ये एक टेम्पलेट, एक पॉलीपेप्टाइड चेन N15 वाला था, और दूसरा चेन क्या था? वो N14 वाला मिला। ये कंडीशन मिली, यानी कि N14 और N15 का रेशियो क्या हो गया? 50-50 का रेशियो हो गया, दोनों बराबर। नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में, फिर उस बैक्टीरिया को इसी N14 वाले मीडियम में ही छोड़ दिया गया। इज इट क्लियर? यानी कि 20 मिनट्स, फर्स्ट 20 मिनट्स था, और 20 मिनट्स के बाद फिर सेकेंड स्टेज कंप्लीट कब हुआ? 40 मिनट्स में हुआ। तो उस कंडीशन में जब छोड़ा गया, तो डीएनए टेम्पलेट्स की कंडीशन जो दिखाई पड़ी, जो ऑब्जर्व हुआ, वो कुछ इस तरह का था। दो तो डीएनए स्ट्रैंड्स हाइब्रिड थे, और दो बिल्कुल N14 वाले हो गए। ये कंडीशन आई, ये कंडीशन हो गई, ये कुछ इस तरह का, यानी कि दो स्ट्रैंड्स हाइब्रिड रहे और दो बिल्कुल N14 वाले हो गए। अगर इसी एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया जाए या इसका टाइम एक्सटेंड किया जाए 60 मिनट्स, 80 मिनट्स, तो कंडीशंस ऐसे ही कंटिन्यूअसली चेंज होती जाएगी। नंबर ऑफ द हैवी नाइट्रोजन वाले स्ट्रैंड्स रिड्यूस होते जाएंगे और लाइट नाइट्रोजन वाले स्ट्रैंड्स बढ़ते जाएंगे। इस प्रोसेस को परफॉर्म कराने के लिए उन्होंने इस डीएनए स्ट्रैंड्स का सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। क्या कराया? एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन में बहुत तेजी के साथ लगभग 50,000 RMP के रेट से राउंड पर मिनट, लगभग 50,000 50,000 RMP राउंड पर मिनट के हिसाब से उसको रोटेट कराया। कहां रोटेट कराया? उसके लिए मीडियम क्या लिया? तो उसके लिए मीडियम उन्होंने लिया सीजियम क्लोराइड CaCl का यूज किया। उस सीजियम क्लोराइड का फंक्शन क्या था कि उस टेस्ट ट्यूब में वो एक लिक्विड का रोल परफॉर्म किया, एक सॉल्वेंट के जैसा। सीजियम क्लोराइड ने ग्रेडियंट लेयर बना दिया और इसमें जब डीएनए डाले गए और डाल के इसको क्या किया गया? रोटेट कराया गया, सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया बहुत तेजी के साथ 50,000 RMP पर। तो इसमें कंडीशन किस तरह की ऑप्टेन? अब अगर हम 3 ट्यूब बना लेते हैं, 3 स्टेज पर बात हो रही है, तो अगर 3 ट्यूब बना लेते हैं तो इस बात को हम ज्यादा क्लियर एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये दूसरा ट्यूब हुआ,
ये तीसरा ट्यूब हुआ, यानी कि फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड ये हो गया थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में सीजियम क्लोराइड है, इसने मीडियम का रोल परफॉर्म किया और इसमें जब रोटेट कराया गया, पहले कंडीशन में किसको लिया गया, N14 वाले, N15 वाले डीएनए जो N15 के मीडियम में जो तैयार किए गए थे, इनको जब लिया गया तो ये इस मीडियम में बिल्कुल नीचे की तरफ जाकर सेट हुए, ये यहां सेट हुए। जब दूसरा स्टेप आया जहां पर कि N15 से ट्रांसफर करके यहां के बैक्टीरियम ट्रांसफर करके N14 में लिए गए, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि कुछ ऊपर आ गया, ये कंडीशन है, ये बेस में है, इससे इसकी हाइट ऊपर आ गई। अगर नॉर्मल डीएनए का जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया तो वो नॉर्मल डीएनए कहां आएंगे, वो आ गए ऊपर, बिल्कुल ऊपर यहां आ गए। तो इस बात से ये प्रूफ हो गया कि जब नाइट्रोजन हैवी मीडियम में मिला इस डीएनए को साथ, ये नाइट्रोजन कैसे डीएनए के साथ एसोसिएट की, तो इसके नाइट्रोजन बेसिस से और जहां भी नाइट्रोजनस कंपोनेंट थे वहां एसोसिएट कर गए और बिल्कुल नीचे हो गए। इसके कंपेरिजन में ये इंटरमीडिएट है और इन दोनों के कंपेरिजन में ये जो लाइट वेट वाला है, जो बिल्कुल N14 वाला है, यहां पर कोई हाइब्रिड नहीं है, ये हाइब्रिड कंडीशन थी और ये हाइब्रिड कंडीशन नहीं, जो इस तरह के स्ट्रैंड्स थे डीएनए के, इनको जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया तो इस मीडियम में बिल्कुल ये ऊपर की तरफ आए। तो इस तरह से सबसे पहले इस बात को प्रूफ किया, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए को एक्सपेरिमेंटली नेसल्सन और स्टाल ने प्रूफ किया। लेकिन क्या सिर्फ नेसल्सन और स्टाल तक बात खत्म हो जाती है? नहीं। एट द सेम टाइम, ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, इन 1958 में ही एक दूसरे बायोलॉजिस्ट आए जिनका नाम टेलर है, और टेलर एंड को वर्कर्स में, टेलर एंड को वर्कर्स, इनके साथ कुछ लोग और काम किए वर्कर्स ने 1958 में ही सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया और ये बात प्रूफ की कि प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए दैट happens, that will be by the pattern of the semi-conservative method. उसके लिए उन्होंने एक ऑर्गेनिज्म यूज किया, विसिया फैबा। विसिया फैबा, that is the commonly known as the faba beans. फैबा बीन्स, और ये बीन्स के डीएनए के साथ ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया और सेम postulate, सेम रिजल्ट इन्होंने ऑब्टेन किया कि द पैटर्न ऑफ द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए दैट हैपेंस, दैट टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ द सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए सिर्फ एस्चेरेसिया कोलाई या विसिया फैबा तक ही लिमिटेड नहीं रहा, बाद में इसको बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स पर कराया गया। इवन द सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म विद द डीएनए ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के डीएनए पर भी ये एक्सपेरिमेंट कराया गया कि प्रोसेस ऑफ द रिप्लिकेशन कैसे होता है। तो प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन दैट टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ बाय द पैटर्न ऑफ द सेमी कंजर्वेटिव मेथड, that is the semi
कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इसी मेथड से डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। अब मॉडल्स की बात नहीं है, इनिशियल स्टेज में तो ये मॉडल था, लेकिन अब ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया, तो नाउ यू कैन से दैट इज द मेथड, दैट इज द थ्योरी, दैट इज द कन्फाइंड मेथड। ओके, तो जो फर्दर डिस्कशन हमारा होगा, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए जब समझने की कोशिश करेंगे, आगे उसकी बात करेंगे कि क्या पैटर्न है, कैसे होता है, तो वहां पर कौन सा टेक्निक है, कौन सा मेथड है, दैट इज द सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिल्कुल थॉरोली इसको प्रिपेयर करो। और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, नीट के क्वेश्चंस इससे आ चुके हैं 2016 में, 17 में 2 बार कॉन्टिन्यूअसली एक एक क्वेश्चन इससे थे। तो सो प्रिपेयर द टॉपिक thoroughly. Okay, thank you very much to all of you.